Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to ISP Online Learning Management System, and today is our 6th lecture for the course of Seismic Design of Structures. This course is generally for MSc Civil Engineering with a specialization in Structural Engineering. I myself, Engineer Dr. Muhammad Aslam, Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Institute of Southern Punjab, Multan. Today is lecture number 6 and week number 6. So the topic of today's lecture is single degree of freedom systems. Single degree of freedom system basically जो है वो हम आज डिस्कस करते हैं. उसके बाद हम मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम भी डिस्कस करेंगे. फ्रीडम सिस्टम बेसिकली क्या होता है कि स्ट्रक्चर जब भी आपका कोई भी फोर्सेस अप्लाई करते हैं, स्ट्रक्चर कितने डायमेंशंस के अंदर मूव कर सकता है, दैट बेसिकली इज नोन एज अ डिग्री ऑफ फ्रीडम. These are your reference text books. इन बुक्स के अलावा अगर आपके पास कोई और बुक अवेलेबल है सिस्मिक डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स के हवाले से तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं. समरी ऑफ द प्रीवियस लेक्चर्स. इस कोर्स में सबसे पहले हमने अर्थक्वेक, सीस्मोलॉजी, टेक्टोनिक प्लेट्स एंड काजेज ऑफ अर्थक्वेक्स हमने डिस्कस किए. इन साइज्मोलॉजी और सीस्मोलॉजी हमने इंटीरियर्स ऑफ अर्थ को डिटेल में डिस्कस किया, डिफरेंट लेयर्स को डिस्कस किया. देन वी डिस्कस अबाउट द सीस्मिक वेव्स, इट्स डिफरेंट टाइप्स एंड ग्राउंड मोशंस, earthquake parameters, measurements and important parameters for earthquakes. Then we discussed about the seismic design limit states and then seismic risk analysis. And in our last few lectures we discussed about the seismicity of Pakistan and structural system for seismic forces and gross seismic response and influence of building configuration on seismic response. तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो हम ऑलरेडी इस कोर्स के अंदर डिस्कस कर आए हैं डिटेल के अंदर. So in our today's lecture, first of all, we will discuss about damping, how simple structures basically are considered or are facing the damping forces. And then we will discuss about the degree of freedom. And then single degree of freedom. Degree of freedom and single degree of freedom में क्या फ़र्क है इसको आज हम डिस्कस करते हैं. Then we will go for the force displacement relationships and equations of motions. कि ग्राउंड मोशन जब आपका अर्थक्वेक की वजह से ग्राउंड मोशंस डेवलप होते हैं, ग्राउंड वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है, तो उसके लिए हमारे पास सम बेसिक इक्वेशंस किस तरह से हम ड्राइव करते हैं या सजेस्टेड इक्वेशंस को किस तरह से हम यूटिलाइज करते हैं फॉर एनालाइजिंग आवर स्ट्रक्चर अगेंस्ट सीस्मिक रेजिस्टेंट फोर्सेस. एंड देन वी विल गो फॉर द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड्स, टाइम पीरियड और कंटिन्यूटी ड्यूरेशंस हम उसको डिस्कस करते हैं. So coming back to the topic, our topic is simple structures. First of all, we will discuss about the simple structures. Okay, let's consider a water tank. एक हमारे पास एक लाइक का पेंडुलम एक वाटर टैंक है जो कि एक सिंपल पोल स्ट्रक्चर के ऊपर जो है वो वाटर टैंक आपका स्टेबल पोजीशन में खड़ा है और इस वाटर टैंक के ऊपर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं या हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एट द टॉप ऑफ वाटर टैंक एक्ट कर रहे हैं या ड्यू टू ग्राउंड मोशंस की वजह से वाटर टैंक के बेस के अंदर जो है वो फोर्सेस अप्लाई होती हैं. So let's consider an elevated water tank for understanding of lateral or horizontal force acting at the top or the horizontal ground motions due to an earthquake on the base of the ground, on the base of the water tank. जब फोर्सेस एक्ट करते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है. So we call this structure basically as a simple structure because of its idealization के imaginary perspective से एक perfect जो location है structure की उस हिसाब से ये एक idealized structure है और वो एक appropriate जो tank है basically उसको हम assume करते हैं कि that is full of water. फुल ऑफ वाटर कहने का मकसद कि उसके अंदर पानी का कोई प्रेशर नहीं है, पानी रेस्ट के अंदर है और पानी से जो वाटर टैंक है वो बेसिकली फुल भरा हुआ है. सो इट इज लम्प्ड मास. वाटर टैंक जब आपका पानी से फुल भरा हुआ है तो उसको हम एक मास कंसीडर कर रहे हैं कि इट हैज सम यूनिफॉर्म मास. लेकिन जो आपका कॉलम है या जो टावर है जो आपके वाटर टैंक को सपोर्ट कर रहा है बेसिकली ये टावर, ये एक थिनर मेंबर है, इसको हम कंसीडर कर रहे हैं एज अ मासलेस टावर. अब द कैंटिलीवर टावर सपोर्टिंग द वाटर टैंक प्रोवाइड्स लैटरल स्टिफनेस टू द स्ट्रक्चर कि ये आपको एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है स्ट्रक्चर को कि अगर आपका कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस अप्लाई होते हैं तो ये टोटल जो टावर है मासलेस टावर है बेसिकली ये एक के स्टिफनेस प्रोवाइड कर रहा है इस वाटर टैंक के लिए. So for moment we will assume that the lateral motion of the tank is small in the sense that the supporting structures deform within their elastic limit. कि अगर इस वाटर टैंक के टॉप सरफेस के ऊपर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस या लैटरल फोर्सेस अप्लाई होते हैं
तो जाहिर है उसके अंदर वाइब्रेशन जनरेट होगी। अब जब वाइब्रेशन जनरेट हुई तो जो आपका कॉलम है या टावर है वो एक सर्टेन लिमिट के अंदर वाइब्रेट करेगा। अगर सर्टेन लिमिट या इलास्टिक लिमिट के अंदर वाइब्रेट करेगा तो स्ट्रक्चर आपका स्टेबल पोजीशन में रहेगा। अगर वो इलास्टिक लिमिट से बाहर निकल जाता है तो ऑफकोर्स स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो मासलेस बॉडी है या मासलेस जो स्ट्रक्चर है, कॉलम है, टावर है, दैट इज सपोर्टिंग अ मास बॉडी, एक मास बॉडी को वो सपोर्ट कर रहे हैं वाटर टैंक को। अगर वाटर टैंक के ऊपर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस अप्लाई होते हैं तो आपका जो कॉलम है बेसिकली या मासलेस जो टावर है दैट विल मूव इनटू द लीनियर इलास्टिक लिमिट, और वो एक स्टिफनेस प्रोवाइड कर रहा है। सपोर्टिंग जो मेंबर है, टावर है, वो स्टिफनेस प्रोवाइड कर रहा है आपके जो वाटर टैंक को। तो इस कॉन्सेप्ट को इस कॉन्सेप्ट का आप एग्जांपल इस तरह से भी ले सकते हैं कि एक पेंडुलम है फॉर एग्जांपल, आप एक रस्सी के साथ जो है एक मास बॉडी आपने अटैच की हुई है, उसको आप टू एंड फ्रो मोशन के अंदर, हार्मोनिक मोशन के अंदर मूव करा रहे हैं। या आप सिंपल एक बाउल लें, उसके अंदर कोई भी आप मेटालिक बॉल्स वगैरह या मार्बल्स जो आते हैं ब्लोर टाइप के, जो उनको आप मूव कराएं तो वो एक एंड से दूसरे एंड तक मूव करेंगे और आफ्टर सम टाइम वो जो है वो वापस रेस्ट के अंदर आ जाएंगे। या इवन जो गिटार होती है, गिटार की जो ऊपर स्ट्रिंग्स होती हैं, उन स्ट्रिंग्स को अगर आप एक एंड से पकड़ के थोड़ा खींचते हैं और जिसे रिलीज करेंगे तो वो टू एंड फ्रो मोशंस के अंदर वाइब्रेट करेगा। तो एग्जैक्टली वही सिमिलर एग्जांपल्स हम ले रहे हैं सिंपल स्ट्रक्चर्स का, ताकि मैं आपको पूरा एक मैकेनिज्म समझा सके, इसलिए हमने जो है एक सिंपल स्ट्रक्चर से कहानी को स्टार्ट किया है। So the differential equation governing the lateral displacement यानी कि जो आपकी lateral displacement, जब इसके अंदर मोशन डेवलप होती है तो lateral displacement के लिए जो बेसिक इक्वेशन है, so the differential equation governing the lateral displacement ut with respect to time of the water tank as idealized structure without any external excitation, पे external forces कोई नहीं है, simple applied forces हैं ground motion की वजह से, या एक ही आपका earthquake का seismic force अप्लाई हो रहा है। उस केस के अंदर हम lateral displacement को किस तरह से कंसीडर करते हैं कि we have a mass of the body into u double dot plus k into u is equals to 0, where an over dots basically denotes the differentiation rate of change with respect to time. With respect to time, thus u naught denotes the velocity and of the mass and u double dot denotes the acceleration. अब कोई भी बॉडी है जब उसको आप टू एंड फ्रो मोशंस के अंदर मूव कराएंगे, उसके अंदर एक्सेलरेशन भी आ गई, उसके अंदर वेलोसिटी भी आ गई, उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट भी आ गई। तो जब हम एक u डबल डॉट से कोई भी चीज रिप्रेजेंट करा रहे हैं, दैट इज बेसिकली अ डिफरेंशिएशन और एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सीलरेशन, और u सिंगल डॉट इज रिप्रेजेंटिंग द वेलोसिटी एंड u बेसिकली इज रिप्रेजेंटिंग द लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ये सिंपल एक इक्वेशन हमने बनाई कि मास इनटू एक्सीलरेशन प्लस स्टिफनेस इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 0, टोटल कम्युलेटिव सम जो है वो 0 होना चाहिए। आपका स्ट्रक्चर जो है वो एक आइडियलाइज स्ट्रक्चर है, स्टेबल कंडीशन के अंदर है। अब इस इक्वेशन को मजीद हम डिस्कस करते हैं बाद में। However, as can seen in the figure that if the mass of the idealized system is displaced through some initial displacements u naught, then the release and permitted to vibrate freely, the structure will oscillate or vibrate back and forth about its initial equilibrium position. कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि लेट सपोज हम इस स्ट्रक्चर को, मास को एक पुलिंग फोर्स के जरिए खींचते हैं और रिलीज करते हैं, तो ये टू एंड फ्रो मोशन के अंदर वाइब्रेट करेगा ये बॉडी, और वाइब्रेट करेगी अकॉर्डिंग टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसका फिक्स जो एंड है वो फिक्स है, कैंटिलीवर कंडीशंस की तरह है ये, और ये ऑसिलेट करेगा, वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ करेगा, टू एंड फ्रो मोशन होगी, सिंपल हार्मोनिक कंडीशन होगी। उस केस के अंदर यहाँ पे एक इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जनरेट होती है। फर्दरमोर एज शोन इन फिगर, अगर मैं इसको पुलिंग फोर्स अप्लाई करता हूं और ऑसिलेशंस डेवलप करते हैं एज शोन इन द फिगर हियर, कि द सेम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अकर्स ऑसिलेशंस आफ्टर ऑसिलेशंस, these oscillations continue forever and then, and these idealized systems would never come to rest। ये सबसे पहली थ्योरी थी कि अगर एक ऐसा सिस्टम कैंटिलीवर कंडीशन में, एक पेंडुलम बॉक्स पेंडुलम की तरह है लेट सपोज, उस केस के अंदर अगर आप एक वाइब्रेशन प्रोवाइड कर देते हो एक मेंबर को, वो टू एंड फ्रो मोशन के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, या टू एंड फ्रो मोशन के अंदर ऑसिलेशंस डेवलप हो रही हैं, फ्री वाइब्रेट हो रहा है, तो वो होल लाइफ तक होता रहेगा। लेकिन इन रियलिटी दिस इज अनरियलिस्टिक ऑफ कोर्स। अब ये कॉन्सेप्ट जो पहला था कि ये आप अगर रोटेशन डेवलप कर रहे हो तो ये स्ट्रक्चर आपका वाइब्रेशन या वेव्स प्रोड्यूस करता रहेगा और ये अप टू द एंड चलता रहेगा, लेकिन इन रियलिटी ऐसा नहीं है।
दिस इज अनरियलिस्टिक ऑफ कोर्स। और उसके लिए डिफरेंट थ्योरी सजेस्ट की गई कि डिफरेंट जो है रिसर्चेस के बाद दैट द टॉप ऑफ द वाटर टैंक वाज पुल्ड लैटरली बाय अ रोप। अब उसके लिए डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए गए कि वाटर टैंक का जो टॉप था उसको रस्सी के जरिए जो है वो खींचा गया, एक सर्टेन लेवल तक खींच के उसके बाद रस्सी को सडनली कट कर दिया गया, तो ये वाइब्रेट होना स्टार्ट हो गया, ऑसिलेशंस डेवलप हुई, द स्ट्रक्चर वुड ऑसिलेट विद एवर डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड एंड इवेंचुअली कम टू रेस्ट। कि उसके बाद जब ये एक्सपेरिमेंट्स इन रियलिटी किए गए तो ये पता चला कि हाँ, हम जब स्ट्रक्चर को एक पुलिंग फोर्स के जरिए खींचते हैं और जब हम उसको रिलीज करते हैं तो वो सर्टेन पीक एम्पलीट्यूड्स पे जाता है अर्ली स्टेज के अंदर, और स्लोली स्लोली उसकी एम्पलीट्यूड्स और वाइब्रेशंस के अंदर जो है वो डिक्रीजिंग होती है, वो डिक्रीज हो जाती हैं, कम होती जाती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता होते होते वो रेस्ट में चला जाता है, बिल्कुल रिलीज होकर फ्री हो जाता है या रेस्ट में आ जाता है। Such experiments were also performed on laboratory models of one-story frames, and measured records of their free vibration response are presented in figures. As expected, the motion of such models structures decays with time. तो इसी तरह से कुछ लेबोरेटरी के अंदर एक्सपेरिमेंट्स किए गए डिफरेंट वन स्ट्रक्चर्ड फ्रेम, वन स्टोरी फ्रेम्स के ऊपर जो एक लेटरल हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स वगैरह अप्लाई की गई। जब लेटरल एक्सीलरेशंस वगैरह अप्लाई हुई तो सर्टेन टाइम्स के ऊपर अर्ली स्टेज के अंदर पीक एक्सीलरेशंस डेवलप हुई और वो स्लोली स्लोली रिड्यूस होते 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 आहिस्ता 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 वो बिल्कुल रेस्ट पोजीशन में आ गए। और इसी तरह से अदर मॉडल्स के अंदर जो है वो हम इसको जब हमने फ्रीली रिलीज किया एक प्रेशर अप्लाई करके, तो बॉडी जो है वो अर्ली स्टेज के अंदर वाइब्रेट हुई, ऑसिलेट हुई, टू एंड फ्रो मोशन डेवलप हुआ, लेकिन वो स्लोली स्लोली जो है वो रेस्ट पोजीशन में आ गया। तो इसके बाद जो है वो हमारा एक ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि स्ट्रक्चर के अंदर जब फोर्सेस अप्लाई होती हैं तो फोर्सेस रिलीज होती है, या फोर्सेस को जब आप रिलीज करते हो तो स्ट्रक्चर वाइब्रेट होता है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो वाइब्रेशन जो है वो डिक्रीज होते होते जीरो हो जाती है। So that process of vibration steadily diminished in amplitude is called damping. कि जो वाइब्रेशन के अंदर डिक्रीजिंग एक मैकेनिज्म डेवलप हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता वो एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता वेव्स एम्पलीट्यूड्स खत्म होते चले गए, आहिस्ता रिड्यूस होते होते बिल्कुल जीरो हो गए। दिस प्रोसेस बेसिकली इज नोन एज डैम्पिंग। In damping, the kinetic energy and strain energy of the vibrating system are dissipated by various mechanisms. कि जब आप एनर्जी को रिलीज करते हो, किसी ऑब्जेक्ट को खींच के आप रिलीज करते हो, वो वाइब्रेट होता है, तो काइनेटिक एनर्जी एंड स्ट्रेन एनर्जीज डेवलप होती हैं, और वो काइनेटिक एनर्जी और स्ट्रेन एनर्जीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम स्लोली स्लोली रिड्यूस होते हुए जीरो हो जाती हैं ड्यू टू वेरियस मैकेनिज्म्स। For the moment, we simply recognize that an energy dissipating mechanism should be included in the structural idealization. कि एज अ इंजीनियर आपके स्ट्रक्चर के ऊपर वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेस अप्लाई हुई होती हैं, तो मूवमेंट्स वगैरह निकालने के लिए आप ये अंदाज़ा लगाते हो कि एक आइडियलाइज स्ट्रक्चर होने के लिए ऐसा एनर्जी डिसिपेटिंग मैकेनिज्म स्ट्रक्चर के अंदर फिट होना ज़रूरी है इन ऑर्डर टू इनकॉर्पोरेट द फीचर ऑफ डिकेइंग मोशन ऑब्जर्व ड्यूरिंग फ्री वाइब्रेशन टेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। कि जब हमने लेबोरेटरीज के अंदर ये टेस्ट कर लिया कि स्ट्रक्चर जो है वो स्लोली स्लोली वाइब्रेट फ्रीली वाइब्रेट करते करते फिर वो डिकेइंग के अंदर चला जाता है, उसके अंदर रिडक्शन डेवलप होती है और वाइब्रेशन जो है वो सिंपली रेस्ट पोजीशन में आ जाती हैं। तो इस केस के लिए हमारे जो इंजीनियर्स थे उन्होंने इस चीज़ पे सोचना स्टार्ट किया कि सिस्मिक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स के अंदर एक प्रॉपर स्ट्रक्चरल आइडियलाइजेशन, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर या इमेजिनरी स्ट्रक्चर को इन रियलिटी देने के लिए हमने एक एनर्जी डिसिपेटिंग मैकेनिज्म लगाना ज़रूरी है। So therefore the most commonly used damping element जो आपका एनर्जी डिसिपेटिंग मैकेनिज्म था या एलिमेंट था which is known as a viscous damper, in part because of it's the simplest to deal with mathematically। कि जो हम इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा जो डैम्पर यूज़ करते हैं that damper basically is known as a viscous damper, क्योंकि ये एक सिंपल असेंबली है, उसके बाद मैथमेटिकली इसको इजीली आप ड्राइव कर सकते हैं। Now we have a single degree of freedom system. A single freedom system ऑलरेडी आपको एक आइडिया हो गया कि फ्रीडम सिस्टम बेसिकली मीन्स कि जब आप स्ट्रक्चर के ऊपर कोई भी फोर्सेस हॉरिजॉन्टल लैटरल फोर्सेस अप्लाई करते हो तो मेंबर जो है वो फ्रीली वाइब्रेट करता है। अब वो फ्रीली वाइब्रेट कितनी डायरेक्शंस के अंदर कर रहा है, दैट थिंग बेसिकली इज नोन एज अ डिग्री ऑफ फ्रीडम।
तो अब सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम से क्या मुराद है? दिस सिस्टम कैन बी इलैबोरेटेड हियर फ्रॉम दिस पिक्चर। पिक्चर के अंदर आप एक फ्रेम देख सकते हैं, स्ट्रक्चर का 1 स्टोरी फ्रेम है। इट कंसिस्ट ऑफ मास, यहाँ पे हमारे पास मास लगी हुई है। इस डिफॉर्म्ड शेप को फिलहाल आप इग्नोर करें। ये जो आपको पिक्चर नजर आ रही है अंदर वाली, ये एक ऑब्जेक्ट था, एक फ्रेम है, मासलेस फ्रेम के अंदर एक मास लगा हुआ है बॉडी के अंदर एट द रूफ लेवल, अ मासलेस फ्रेम दैट प्रोवाइड्स द स्टिफनेस टू द सिस्टम। ये फ्रेम जिस तरह से हम वाटर टैंक के केस के अंदर करा है डिस्कस कि टैंक का अपना मास है, यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर छत के लेवल पे अपना उसका एक मास है। जो फ्रेम है बेसिकली इसको हम ट्रीट कर रहे हैं एज अ मासलेस फ्रेम, इज जस्ट प्रोवाइडिंग अ स्टिफनेस टू द स्ट्रक्चर। और सिस्टम के अंदर हमने एक इंक्लाइन डायरेक्शन के अंदर एक विस्कस डैम्पर, जिसको हम डैशपॉट भी कहते हैं, वो हमने लगाया टू डिसिपेट द वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। एंड बीम्स एंड कॉलम्स आर अज्यूम्ड टू बी इनएक्सटेंसिबल एक्सियली। कि एक्सियल लोड्स के अंदर आपके जो बीम्स हैं या कॉलम्स हैं उनके अंदर कोई एक्सटेंशन डेवलप नहीं हो रही, मेंबर इलोंगेट नहीं हो रहे, मेंबर आपके रिजिड हैं, फिक्स हैं, एक ही पोजीशन के अंदर खड़े हैं। So this system may be considered as an idealization of one story structure. Each structural member, अब इसके अंदर जो भी आपको structural member नजर आ रहे हैं, बीम नजर आ रहा है, कॉलम नजर आ रहे हैं या वॉल्स हैं, each structural member, beam, column, wall, etc. of the actual structure contributes to the inertia या mass, elastic stiffness and flexibility and energy system या energy dissipation properties of the structure. अब इस असेंबली के अंदर जो चीजें आपको नजर आ रही हैं वो ओवरऑल प्रॉपर्टीज ऑफ द स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर रही हैं। मास प्रॉपर्टीज ऑफ द स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर रहा है मास की वजह से या इनर्शिया की वजह से। लैटरल स्टिफनेसेस जो आपके मेंबर्स की वजह से, बीम्स हैं, कॉलम्स हैं या आपके जो वॉल्स हैं उनकी वजह से जो स्टिफनेस डेवलप हो रही है वो भी एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है। एंड थर्ड ऑब्जेक्ट वी हैव अ विस्कस डैम्पर। तो डैम्पर भी एक किस्म का आपके ओवरऑल स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज को अफेक्ट कर रहा है। So in the idealized system, however, each of these properties is concentrated in 3 separate components. इसलिए इनको 3 different components में distribute किया गया। Number 1 is the mass component, number 2 is the stiffness component, and number 3 is the damping component. जिस एलिमेंट के अंदर आपका मास फिक्स है या मास का जो